नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं महेंद्र रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरआरबी ग्रुप डी की यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमारी रेगुलरली हर दिन वीडियोस आ रही हैं। और उसमें स्पेशली हम लोग आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बेटा प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल आए हुए हैं जिस भी टॉपिक वाइज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल सीरियस तरीके से, तो आप हमसे जुड़ सकते हो इस चैनल के थ्रू, और हमारी प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। बेटा, वो सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले पिछले सालों में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, देखिए बेटा, यही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। एक बहुत फेमस टॉपिक है ये, है ना। जो अरिथमेटिक की शुरुआत होती है वो इसी चैप्टर से होती है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा ये चैप्टर। तो उसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बेहतर अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। सवाल आप सभी हल करना जानते हो, बट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आपको वो सारी अप्रोचेस बताएं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और कम से कम समय में आपके सवालों को सॉल्व करने को सिखाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चंस को बेहतर तकनीक से हल किया जा सके। चलिए, मैं आपको टाइम देता हूं, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को आप, है ना, और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। 10-15 सेकंड जो भी लेने हैं आपको, एक बार बेटा अटेम्प्ट करिए सवाल को। चलिए मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपने एक बार पढ़ लिया होगा, है ना। और पढ़ने के बाद एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की होगी। इस तरह के सवाल अक्सर आपने एग्जाम्स में देखे होंगे, या अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के सवाल आए हुए हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पूर्व बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो मेरे भाई, इस तरह के सवाल जो इनकम रिलेटेड सवाल होते हैं, उसका आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या है? जो बहुत ही ऑब्वियस है। जो इनकम होती है यानी कि जो आय है, वो किसके बराबर है? वो है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च, प्लस सेविंग्स। सेविंग्स बोले तो बचत, सेविंग्स बोले तो बचत। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इसी फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को और बाकी जितने भी इनकम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको इसी फॉर्मूले पे बेसिस पे या इसके आधार पे हम सॉल्व करते हैं, है ना। जो आय होगी उसमें से कुछ पोर्शन खर्च का होगा और जो बचेगा उसको हम बचत बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर। देखिए बेटा, इसमें हम इनकम को, पहले स्टेटमेंट आप पढ़िए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। ठीक है, तो मासिक आय अगर मैं 100 मान लूं, 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस परसेंट में 100 में इजी हो जाती हैं, इस वजह से। अदरवाइज आप कुछ भी मान सकते हो, 100 से कैलकुलेशन इजी होती है, इस वजह से 100 माना जाता है। तो इनकम अगर 100 मानेंगे तो आय का कितना 30% बचाता है, यानी कि सेविंग 100 का 30% हो जाएगी। 100 का 30% आप बोलोगे कितना होगा? 30 होगा जी। ठीक है, अगर 100 इनकम है, 30 बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा बताओ मेरे भाई? 70 खर्च किया होगा, तभी तो 30 प्लस 70 100 के बराबर आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, मासिक आय कितनी थी? 100 मानी थी हमने, और वृद्धि कितनी हो रही है बताइए? वृद्धि कितनी हो रही है? 10%। मेरे भाई, 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। 10 की अगर वृद्धि हो जाएगी तो अब जो आय बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 110 बन जाएगी। इतना क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, तो वह पूर्व बचत से 20% अधिक बचत करता है, यानी कि पूर्व बचत थी 30, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। 30 का 20% मेरे भाई कितना होता है? 6 होता है। 30 का 20% अगर आप निकालोगे तो 3 into 6 हो जाएगा। ठीक है,
6 की वृद्धि होगी तो यहाँ पे नई जो सेविंग्स आ जाएगी, नई जो सेविंग्स आ जाएगी यानी कि जो बचत आ जाएगी वो होगी 36। अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दो आप नया एक्सपेंडिचर कितना होगा, नया खर्च कितना होगा, तो आप देखो ध्यान से, नई आय 110 है ना, और नई सेविंग 36 है। तो नई आय में से नई सेविंग्स को माइनस कर दो, यानी कि नई बचत को माइनस कर दो तो नया वाला खर्च आ जाएगा। 110 में से 136 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, आप बोलोगे 74। ठीक है जी। आप देख पा रहे हो यहां से पहले का खर्च, पुराना खर्च कितना था, 70 था, और नया जो खर्च है 74 है। तो इसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पहले तो ये देखना है। तो आप बोलोगे 70 से सर 74 हो रहा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है। तो 4 बढ़ रहा है बेटा, है ना, वृद्धि हो रही है। कितने पे बढ़ रहा है, देखिए बेस वैल्यू कौन सी होती है, बेस वैल्यू होती है पुरानी वाली। तो उसी पे हम, उसी को आधार बना के हम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उसको हम तोलते हैं, यानी कि मापते हैं। तो 70 से 74 हो रहा है, 4 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, पुराने वाले पे, 70 पे। और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू में 100। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 10, ऊपर आ जाएगा 40, 40/7 कितना आएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, और 5.71, है ना, इस तरह का कुछ आ रहा है ये। ठीक है, तो 5.7% इसका ऑलमोस्ट आंसर है। क्लियर हुई बात, समझ में आई, ये परसेंटेज में था। ठीक है जी, बताओ मेरे भाई, समझ में आया आपको सवाल, देखो एक बार आप। 5.7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था। जिस मेरे भाई ने आंसर निकाला है बी ऑप्शन सही, वो, उसके लिए थम्स अप है, बढ़िया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगाइए बेटा अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करिए बेटा एक बार अटेम्प्ट करिए। चलिए मेरे भाई, उम्मीद करता हूं एक बार आपने इस सवाल को जरूर पढ़ा होगा अच्छे से, और अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की होगी, है ना। चलिए देखते सवाल को, क्या बोला गया सवाल में। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है, यानी कि दो चीजों की बात हो रही है, एक वॉशिंग मशीन की और एक टीवी की, है ना। वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है। ठीक है, तो टीवी का मूल्य अगर हम 100 मान लेते हैं, तो टीवी के मूल्य से 40% कम है, मतलब इसका 40% कितना होगा, 100 का 40% 40 होगा, 40 कम है यानी कि कितना है, 60 है। इतनी बात समझ में आई। इसका मूल्य 100 है तो इसका 40 कम यानी कि 60 है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, भाई वॉशिंग मशीन की कितनी वृद्धि करानी है, 18%। आप बता सकते हो 60 का 18% कितना होगा, 60 का 18% कितना हो जाएगा, 10.8, ये आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है जी, तो आप 60 से 10.8 की वृद्धि करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 7.8। इतना क्लियर है। ठीक है, और और टीवी के मूल्य में 10% की कमी होती है। टीवी का मूल्य क्या था, 100 था, उसमें हम क्या करेंगे, 10% की कमी कर देंगे, है ना। तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% होगा 10। तो 100 में अगर 10 की कमी आ जाएगी तो 100 में से 10 माइनस करके नया प्राइस जो कितना क्या होगा, टीवी का नया प्राइस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल मूल्य में कितना परिवर्तन होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की पहले की प्राइस निकाल लेते हैं। भाई वॉशिंग मशीन हमने कितना माना था, 60 माना था, ठीक है, प्लस 2 टीवी, टीवी की प्राइस हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। ये कितना आया मेरे भाई, 5 × 60, 300 प्लस 200, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का पहले का प्राइस अगर हम निकालें तो वो कितना था, 500 था। आप मुझे बताओ कि नया प्राइस जो बढ़ा हुआ है हमें कितना परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन, तो जो चेंज आया वो निकाल लेते हैं हम, है ना। तो 5 वॉशिंग मशीन में कितना चेंज आया होगा बताओ, जो इनका डिफरेंस होगा,
वॉशिंग मशीन में कितनी प्राइस बढ़ी थी? 10.8 की प्राइस बढ़ी थी, तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस 10.8। ये ठीक है। प्लस 2 टीवी थी, प्लस 2 टीवी। टीवी की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है या कम हुआ है? आप बोलोगे यहां से सर कम हुआ है। कितना प्राइस कम हुआ है? 10 कम हुआ है, तो मैंने यहां लिख दिया -10। आप इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा? 44, 54 आ गया ये। और ये कितना आया? -20, यानी कि 34। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 34 आपकी बढ़ोतरी हुई है ओवरऑल प्राइस में। पहले प्राइस था 500 रुपए, अब जो बढ़ोतरी हुई है यानी कि परिवर्तन हुआ है, पर हमें यहाँ पे दिख रही है वो बढ़ोतरी है। अगर कम हुई होती तो ये माइनस में आता उत्तर, है ना? तो हम बोलते हैं कि टोटल वैल्यू से नीचे गई है वैल्यू, कम हुई है। तो हमें अगर परिवर्तन निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन 34 का हुआ है, ये तो हमने डिफरेंस निकाला है। 34 किस पे परिवर्तन हुआ है? पहले की एक्चुअल प्राइस पे, यानी कि 500। और परसेंटेज में निकालने के लिए मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 34/5 कितना आएगा? 5 6 30 5 8 40, 6.8। 6.8% की बढ़ोतरी हुई है आंसर में। 6.8% की वृद्धि मेरे भाई। बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आंसर समझ में आया होगा। सॉल्यूशन बहुत इजी सॉल्यूशन था, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं थी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल अटेम्प्ट करिए। चलिए बेटा, इतने में तो उत्तर आ गया होगा। ये तो बहुत हल्का सवाल है, इतना भारी सवाल लग नहीं रहा है ये, है ना? चलिए, क्या बोला गया? एक व्यक्ति का वेतन इतना है, उसकी आय दे रखी है या इनकम दे रखी है। यदि वह 88,000 रुपए की राशि बचाता है, ठीक है जी, 88,000 रुपए की राशि बचाता है, यानी कि सेविंग दी गई है, तो व्यक्ति अपने वेतन का कितना बचाता है परसेंट में आपको पूछा है। सिंपल सी बात है, इनकम दी गई है और सेविंग्स दी गई है, यानी कि बचत दी गई है, और उस बचत को आपको परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। ठीक है, बचत को परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। तो अगर बचत का यानी कि सेविंग्स का परसेंट निकालना है, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सेविंग्स आपको पता होनी चाहिए। डिवाइड करोगे आप इनकम से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सेविंग्स आपकी 88,000 रुपए, बचत दे रखी है 88,000, और जो आय दे रखी है, वेतन दे रखा है 2 लाख रुपया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर 5 जीरो है, नीचे 5 जीरो कैंसिल कर देंगे। 2 से कितना हो जाएगा? 44, यानी कि उत्तर आ जाएगा आय का कितना प्रतिशत बचा रहा है? आप बोलोगे 44%। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, फर्स्ट ऑप्शन। बोलिए, समझ में आया? क्लियर है आप लोगों को? ये आपका उत्तर है। बहुत इजी सवाल था, हार्डली 2 से 3 सेकंड इसमें लगने थे, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी, ये आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, देखिए ये स्तर है आपका आरआरबी ग्रुप डी का। कुछ कुछ बहुत इजी सवाल आए हुए मेरे भाई, तो सवाल आराम से करना है, गलत कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, लीजिए अगला सवाल अटेम्प्ट करिए। चलिए मेरे भाई, ध्यान दीजिए इधर। सवाल में क्या पूछा गया है? एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36.2/3% प्रतिशत भाग खर्च करता है। ये जो आपको प्रतिशत दी गई है वो किस चीज की है? जितनी प्रतिशत वो खर्च कर देता है, उसकी ये प्रतिशत दी गई है। वह प्रति माह 5700 रुपए की बचत कर पाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है ये बताया, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो चलिए पहली अप्रोच देखते हैं। इस तरह की
जो भी आपको परसेंटेज फॉर्म दिखे 36/2/3%, ये कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन है, कोई इजी फ्रैक्शन नहीं लग रहा है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि इस तरह के सवालों में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, वो सबसे बेहतरीन अप्रोच होती है ना। देखिए बेटा, ये है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। 36 × 3 कितना आ गया, 108 + 2, 110/3। परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11/30। ये मेरा फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 36/2/3% क्या था ये? आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर था, यानी कि खर्च दिया गया था, इतना खर्च करता है। तो मेरे भाई जो ये परसेंटेज दिया रहता है वो परसेंटेज होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाली क्या वैल्यू होती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या चीज है? आप मुझे बताओ, 36/2/3% किसका था? आय का, यानी कि इनकम का। तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है या जिसका वो पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है मेरे भाई। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बहुत बेसिक चीज है, बट बहुत ही स्ट्रांग चीज है। तो मैं बोलूंगा कि जो ये वाला पोर्शन था एक्सपेंडिचर का, वो ये 11 वाला पार्ट है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है इसका, 11। और ये 30 क्या है मेरे भाई, ये है इनकम। क्योंकि इनकम का अगर 30 इनकम है तो 11 एक्सपेंडिचर है, अगर 100 इनकम है तो 36/2/3 उसका एक्सपेंडिचर है। बोलिए ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आप मुझे बताओ, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा। आप मुझे यहां से देख के बता सकते हो कि यहां से सेविंग कितनी आएगी मेरे भाई? अगर इनकम 30 है, खर्च वो 11 कर रहा है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेव कितना करेगा, यानी कि बचाएगा कितना, 19। रेशियोज में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और 19 रेशियो जो कि सेविंग्स है मेरे भाई, वो कितना दे रखा है आपको, रुपए की फॉर्म में कितना दे रखा है, 5700। बात क्लियर है? तो 19 रेशियो बराबर 5700 आपको गिवन है। तो आप मुझे बता सकते हो एक रेशियो की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर 5700 डिवाइड बाय, भाग देंगे 19 से, तो 19 से ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी एक रेशियो की वैल्यू 300 आ गई। तो हमें निकालना है यहाँ पे मासिक खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर। एक रेशियो की वैल्यू अगर 300 है तो एक्सपेंडिचर हमारा था 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 × 300। बोलिए आपका आंसर क्या है, 3300 रुपए। 3300 रुपए मासिक खर्च है मेरे भाई। बोलिए समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और बहुत इजी वे में मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आया होगा। अब एक अप्रोच मैं आपको ऑप्शन वाली यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है ना। ऑप्शन अप्रोच, जिससे आप इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ये कैलकुलेशंस आप अवॉइड कर सकते थे अगर ऑप्शंस आपके फेवर में होते तो। कैसे? देखिए यहाँ पे सवाल शुरू तो यहीं से होगा, एक्सपेंडिचर आपका कितना है, 36/2/3%, और वो कितना है, 11/30 फ्रैक्शन में। तो आप मेरे भाई ये बोलोगे एक्सपेंडिचर है 11, अगर इनकम है 30। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, 11। तो आप ये देख लो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना भी एक्सपेंडिचर ही है। तो एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू होगी वो 11, उसमें एक फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? हमें क्योंकि एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्च निकालना है, खर्च हमारा रेशियो में कितना दे रखा है, 11। तो मेरे भाई जो आपका ऑप्शंस होंगे एक्सपेंडिचर में, आप ये चेक कर लो कि 11 किसका फैक्टर आ रहा है। 11 जिस ऑप्शन का फैक्टर आ रहा होगा वही एक्सपेंडिचर होगा, बशर्ते दो में ना आ रहा हो, है ना। अगर दो में आएगा तो फिर दिक्कत है, फिर आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो अभी यहां पे हम देख पा रहे हैं, क्या ये 5300 11 का फैक्टर है? मतलब 5300 क्या 11 से डिवाइड हो सकता है? आप नहीं बोलोगे। अच्छा, 11 की डिविजिबिलिटी एक बार डिस्कस कर देता हूं मैं। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सपोज 1 2 3 4 5 6 एक नंबर है, ये आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है, सबसे पहले हम यहां से नंबर स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट नंबर के सम लेते हैं, अल्टरनेट नंबर का योग लेते हैं। कितना आया, 6 + 4 10, 10 + 2
12 और दूसरा अल्टरनेट नंबर यहां से स्टार्ट होगा, ये प्लस ये, ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे आप स्टार्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहोगे। तो 5 + 3 8 + 1 9, माइनस कर दो जो भी सम आएगा पहले वाले नंबर से स्टार्ट करने के बाद, और जो सम आएगा दूसरे नंबर से स्टार्ट करने के बाद अल्टरनेट में, उसका आप डिफरेंस ले लो। कितना आया यहाँ पे डिफरेंस? डिफरेंस आया 3। क्या 3 मेरे भाई 11 से डिविजिबल है? अगर यहाँ पे डिफरेंस 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, तो पूरा नंबर जो होगा, जो पूरा नंबर क्या होने वाला है? 11 से डिविजिबल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 या 11 का कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, इधर करते हैं 0 + 3 3 आ गया, और 5 और 0 5 आ गया, तो 5 - 3 2 आया, तो डिविजिबल नहीं है 11 से। ये 0 + 3 3, 4 + 0 0, यानी कि 4 - 3 1, डिविजिबल नहीं है। इधर देखो 0 + 3 3 और 3 + 0 3, तो 3 - 3 हो गया आपका 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। अगला यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6, डिफरेंस आएगा 3, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही उत्तर था। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यहां से आप डायरेक्टली बता सकते थे, है ना। अगर हम बात करते सेविंग की, अगर क्वेश्चन में आपको सेविंग्स पूछा होता, यानी कि बचत पूछी होती, तो बचत क्या थी? यहां से आप देख पा रहे थे, अगर एक्सपेंडिचर आपका 11 था, इनकम आपकी 30 थी, तो सेविंग्स आपकी कितनी बनती? बताइए, 30 - 11 19। तो आपको यहां पे अगर सेविंग पूछी जाती, तो आप किसका आंसर में कौन से फैक्टर को ढूंढते? बताइए। 19, 19 का जो फैक्टर होता, या 19 का जो मल्टीपल आंसर होता, वो आपका सही उत्तर होता। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आया तो। करिए बेटा, अगला सवाल अटेम्प्ट करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं एक बार अटेम्प्ट किया होगा आपने सवाल को। क्या बोला गया सवाल में? एक बस 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। यदि इसकी गति 12% कम कर दी जाती है, 12% कम कर दी जाती है, तो बस की नई गति आपको बतानी है। बहुत सिंपल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले की जो गति थी वो कितनी थी? 84, ठीक है जी, 84 इसकी पहले की गति थी। अब 12% कम कर दी गई है, तो दो तरीके हैं, या तो आप इसका 12% निकाल लो पहले और 84 में से उतना कम कर दो, या फिर आप ये देखो कि कोई भी वैल्यू पहले कितनी प्रतिशत होती है। कंप्लीट वैल्यू किसी भी चीज की 100% होती है। तो अगर पहले 100% ये थी और इसमें से 12% कम कर दी गई है, तो 100 - 12 बेटा कितना हो गया? यानी कि इसका 88% अब स्पीड बची हुई है। बात समझ में आई? 100 में से 12 माइनस कर दिया, तो इसकी 88% बची हुई है। तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। देखिए ध्यान से, 84 88 आप अपनी कैलकुलेट करिए। 32 3 64 32, ठीक है, ये हो गया आपका 96 99, ठीक है, 99 64 73.92। मेरा आंसर आ रहा है 73.92। बताइए मेरे भाई, 73.92, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही जवाब हो रहा है। ठीक है, 12%, अगर हम 12% अगर हम 84 का कम कर दें, तो बची हुई शेष जो वैल्यू होगी वो होगी 73.92। क्लियर है जी? चलिए इसकी अगली अप्रोच देखते हैं। ऑप्शंस के थ्रू अगर आपको जाते, तो आप क्या इसको बेहतर तरीके से कर पाते या इजी वे में कर पाते? देखिए बेटा, आपको निकालना तो यही था, एक बारी में आपको ये समझ में आ गया, 84 इंटू 88, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो मतलब ये कैलकुलेशन अगर अवॉइड करनी होती, तो आप ये देख पाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी 88 को मैं क्या लिख सकता था? 11 इंटू 8, यानी कि ये अगर पूरा मैं सॉल्व करता, तो उसमें एक फैक्टर कहीं ना कहीं 11 तो बचता। तो अगर मैं वैल्यू देख लूं यहाँ पे, है ना,
अगर मैं यहाँ वैल्यू देख लूं और 11 का मल्टीपल चेक कर लूं और 11 का अगर एक ही मल्टीपल निकलेगा तो वही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करिए, मैंने आपको बताया था पॉइंट में भी सिंपल सेम तरीके से ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में कर रहे थे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 और 2 4, 9 और 7 16, तो 16 माइनस 4 कितना आया मेरे भाई? ये आया 12। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है? ये नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 2 और 1 3, 9 और 7 16, 16 माइनस 3, क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 2 और 3 5, 9 और 7 16, 16 माइनस 5 यानी कि 11, क्या ये मल्टीपल है 11 का? है, बिल्कुल है। अगला चेक करेंगे, 2 और 0, 2 आ गया, 9 7 16, 16 माइनस 2 14, क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं। इसका मतलब उत्तर हमारा सिर्फ एक ही बचता, जो था ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, ये अगर अप्रोच आपको क्लियर हुई, आपको समझ में आई, तो एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और जाके एक बार लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी की या किसी अन्य एग्जाम की, उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर दें। ठीक है, और अगर चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। लीजिए बेटा, अगला सवाल करिए। चलिए बेटा, ये भी बहुत इजी सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या बोला गया सवाल में? एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, मान लो उसकी इनकम है 100 रुपए, है ना? तो 20% यानी कि 20 वो किस पे खर्च करता है? अपने घर के किराए पे। बचा हुआ जो 80 है, बचा हुआ 80 है, उसके लिए उन्होंने क्या बोला गया है? यदि वह हर महीने अपने वाहन पर कितना, 600, और किराने पर 3500 खर्च करता है और शेष 500 बचाता है। ठीक है, 20% तो वो अपने घर पे खर्च करता है। तो 20 में से बचा कितना, 80। 80 के लिए उन्होंने बाइफरकेशन दिया हुआ है भाई, 600 अपने वाहन पर खर्च करता है, 3500 अपने किराने पे करता है, और बचता लास्ट कितना है उसके पास, 500। तो इसका अगर हम सम करेंगे, योग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4600। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि जो बचा हुआ पोर्शन 80 वाला है, ये किसके बराबर है, 4600 रुपए के, है ना? ये जो 80 रेशियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या 80% बोल सकते हैं इसको। 80% की अगर वैल्यू 4600 है, तो आपको निकालनी है उसकी इनकम, यानी कि 100% की वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं? ये सब लिखने की भी बेटा जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको? 100 का 20% वो घर पे खर्च कर रहा है, तो बचा हुआ 80% वो इन चीजों में लगा हुआ है ना? ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो इसकी वैल्यू आई 4600। 80% की वैल्यू अगर 4600 है, तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकता था, मैं इसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली लिख सकता था कि 4600 डिवाइडेड बाय 80। और क्योंकि इनकम हम 100% मानते हैं, तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। 4 से कट जाएगा 2, 4 1 4 1 4 5 0, 2 से कटेगा 5। तो कितना आया उत्तर, कितना आया इसका, 1150 × 5। बोलिए, यहां पे लिख दे, ये तो 0 हो गया। 15 5 75 और 5 5750, क्या उत्तर में है 5750? बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब है इसका। बोलिए, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल, करिए बेटा, अटेम्प्ट करिए।
चलिए, उम्मीद करता हूँ एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। पिछला जो सवाल था मेरे भाई, उसी पे बेस्ड ये भी सवाल है ना? इसको हम थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी कर चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर मासिक भुगतान करता है ना? अगर अगर इनकम है, इनकम को हम मान लेते हैं 100, इनकम को मान लेते हैं 100 मेरे भाई, है ना? तो मासिक वेतन के 15% वो कहाँ कर रहा है? कर चुकाने में। तो कर्ज में कितना जा रहा है? उसका 15%। 100 का 15% मेरे भाई कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? 85। उसके लिए आगे बताया गया है, इस 85 का वो क्या करने वाला है? वह शेष वेतन का 75% खर्च करता है। शेष वेतन कितना मेरे भाई? 85। इसका वो 75%, इसका 75% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। यानी कि ये तो खत्म हो गया पूरा। बचा कितना? इसका 25% बच गया आपके पास। ठीक है जी। 25% इसका कितना है? क्या इसकी वैल्यू दी गई है आपको? बोलिए। 25% की वैल्यू दी गई है 425। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है 425। अब बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। ये जो 425 की वैल्यू है, आप देखो, यहां करूं 425, ये किसकी वैल्यू है? ये 25% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 25 कर दूंगा, तो 1% की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इस पूरा निकालना चाहूं 100%, तो वो कितना होगा? इतना हो जाएगा। बात समझ में आई? ये जो 425 की वैल्यू है, ये 25% है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 425 डिवाइड बाय 25, और 100% की वैल्यू हो जाएगी इनटू में 100। क्या ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं हम? बोलिए यहां से कितना टाइम्स? बोलिए। 16, 17, यानी कि 1700। ठीक है, 1700। ये ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई इस 85 की। बात समझ में आई आपको? ये वैल्यू किसकी आई? 85 की, क्योंकि इसका 100% तो यही वाली वैल्यू थी, है ना? यहां से हमने 75 निकाला था, यहां 25 निकाला था, यानी कि ये कंप्लीट में इसकी 100% वैल्यू थी। यानी कि यहां से फिर से 85 जो वैल्यू है, रेशियो है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1700। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहां से यहां गए थे, वैसे यहां से यहां जा सकते हैं। तो वो जो 1700 थी, 1700 85% की वैल्यू थी एक तरह से। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1700 डिवाइड बाय 85। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनटू में 100। बात समझ में आई? चलिए, अगर आई तो 1700 17 से ही कट जाएगा। 100 गुना ये 5, 5 से कटेगा 20, यानी कि 2000। इनकम यानी कि आय उसकी कितनी थी? मासिक वेतन था उसका 2000 रुपए मेरे भाई। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अगर समझ में आया तो अगले सवाल पे चलते हैं। लीजिए, अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। एक बार बेटा ट्राई करिए अटेम्प्ट करने की। चलिए, देखते हैं सवाल को। 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि हुई, तो 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, 1980 से बात शुरू की गई है। 1980 और दशक में बढ़ रही है, यानी कि अगला दशक कितना का होगा? 1990 का, और अगला दशक होगा 2000 का। ठीक है भाई, पहले थी 1980 में कितनी थी? 1980 में जो पॉपुलेशन थी, यानी कि जनसंख्या थी, वो थी 2,25,000। ठीक है, और बढ़ कितनी रही है? 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। भाई अगर कैलकुलेशन में करना चाहूं, 10% बढ़ रही है, तो आप देखो 10% 2,25,000 की कितनी होगी?
10% होगी, एक जीरो हटा दो, तो 2,25,000 की 10% ये हो जाएगी 22,500। इसको ऐड करो, कितना आया? 5 7 4 2 4 7 5, यानी कि ये पॉपुलेशन इतनी हो गई 1990 में। इतना क्लियर है? फिर से 10% की ग्रोथ हुई, तो अब 10% किसका? इसका। कितना हुआ? जीरो हटा दो, यही है बराबर। कितना हुआ? ऐड करो, 5 7 5 12, 11 12 6 7 2 7 2 7 2 2 5 0, इतनी हुई मेरे भाई। 2 7 2 है ना? 2 7 2 2 5 0 उत्तर है क्या? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर था। बात समझ में आई? ये हो गया एक तरीका, है ना? पर इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी मेरे भाई, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता था। जैसे अभी हमने अप्रोच यूज की, तो क्या था? देखो ध्यान से, 2,25,000 पहले साल में वैल्यू थी, है ना? अगर हम इसको 100% मानते हैं, अगर हम इस वैल्यू को 100% मानेंगे, ठीक है, तो आप बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 100, 1% की वैल्यू। तो अगर इसमें 10% की वृद्धि हुई है, इसमें 10% की वृद्धि हुई है, तो 100 हमने माना था, तो 100 में 10% की वृद्धि होगी तो कितनी बनेगी? 110। तो ये वैल्यू किसकी आई है? एक की, है ना? ये वैल्यू एक की आई है, तो हमें निकालनी है 110 की वैल्यू। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? अगर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो आप ये चीज डायरेक्टली लिख पाओगे कि अगर मुझे 110% की वैल्यू निकालनी है ना, तो 110% आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से परसेंटेज हटाओगे तो अपने आप डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात समझ में आई? कुछ भी नहीं किया, 2,25,000 का डायरेक्टली 110% निकाला है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 110%, 110 लिखा, परसेंट हटाया तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1990 की। अब हम, मुझे जाना है 2000 में, तो 2000 में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ये वैल्यू 1990 की है, तो मुझे इसका 110% निकालना है, यानी कि फिर से 110 बटे 100। तो यही चीज आ जाती, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता। आप देखो, जीरो जीरो कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हो गए, और ये वाले जीरो कहां से कैंसिल होंगे? एक इससे, एक इससे, ये बच गया। तो इसमें अगर आप, या तो आप इसको 11 इंटू 11 121 कर दो, 121 को इंटू 225 करो, पर आपकी कैलकुलेशन इसमें टफ हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये कैलकुलेशन वाइज अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, तो ये ठीक था, ये सही था। पर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस ये समझाने का पर्पस ये था कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बोलिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक प्यारा नंबर दिख रहा है, 11। 11 बहुत ही प्यारा नंबर है ऑप्शन को एलिमिनेट करने के पर्पस से। ठीक है, तो 2 बार 11 दिख गया, और क्या चाहिए यार? और क्या चाहिए? बस ढूंढना यह है कि ऑप्शन में 11 जो है किसका फैक्टर बन रहा है। तो फटाफट से जो अभी कैलकुलेशन मैंने करनी सिखाई थी वो करते हैं। देखो, ऑल्टरनेट स्टार्ट करेंगे, जीरो में 2 ऐड किया, 2 प्लस 7 9, यहां से 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 9 0। क्या ये 11 का मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है जी, बिल्कुल है। जीरो या 11 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहां चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 7 11, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, 2 आया, यानी कि ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, 10 माइनस 9 1 आया, यानी कि ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 8, यानी कि 1 ये भी। तो उत्तर क्या था हमारा? उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। तो यहां से हम, अगर हमें 11 का माइंड में एकदम हिट करता कि 11 हमें चेक करना है, तो हम फटाक से ऑप्शन देख लेते, इतना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते। और आपको पता है 5 से 10 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मान लो आप ये सवाल लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके पास मात्र 2 सेकंड बचे हुए हैं, तो आप क्या कैलकुलेशन में अपना समय बर्बाद करोगे, या आप 11 का मल्टीपल चेक करके फटाक से आंसर लगा दोगे? पहला उत्तर में आपको 11 मिलता और आपके पास मात्र 2 सेकंड बचे हैं सवाल खत्म होने में, तो आप फटाक से वो उत्तर लगा देते। एक आप अटेम्प्ट भी दे रहे हो तो आपके पास एक
कॉन्फिडेंस है कि 90% ये 95% ये सवाल सही है। बात समझ में आई? चलिए, बट ऑप्शन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि बाकी ऑप्शन भी आपको चेक करने हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल करिए बेटा, अटेम्प्ट करिए। देखिए बच्चा लोग, क्या बोला गया इस सवाल में। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 16% बढ़ जाती है। दी गई 2 वर्ष की अवधि की शुरुआत में जनसंख्या के संबंध में दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। बेसिकली अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है चीजें, परसेंटेज के कुछ टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो आपको पता होगा बेटा, ये जो सवाल है ये है सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के बेसिस पे, है ना। एक हमारा टाइप होता है परसेंटेज में, जब आप लोग डिटेल में परसेंटेज चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक स्पेशल टाइप होता है सवालों का जिसे हम सक्सेसिव वाला कहते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज निकालना यानी कि एक परसेंटेज की वृद्धि हुई, उस पे और परसेंट की वृद्धि हो गई। सपोज किसी चीज पे x% की वृद्धि हुई, फिर बाद में उसी पे y% की वृद्धि हो गई, तो सक्सेसिव हो गया, एक के बाद एक हो गया। तो उसके लिए हमें जो नेट वृद्धि होती है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला है आपके पास। वो क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो, ठीक है। और प्रतिशत की फॉर्म आपको दी गई है। सपोज करते हैं पहले फर्स्ट टाइम में जो इंक्रीज या डिक्रीज, अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे एक्स परसेंट। सपोज करो चलो इंक्रीज हो गई, ठीक है, x% इंक्रीज हो गई। दूसरे केस में y% इंक्रीज हो गई। अगर आपके पास जो वृद्धि की दर है वो दो दी गई है, तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो जो सक्सेसिव इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनल भी नेट इंक्रीज ही होगा। तो वो फॉर्मूला होता है x+y+xy/100 मेरे भाई। ये हो गया आपका सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला, ठीक है। x+y+xy/100। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर डिक्रीज करना होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, y डिक्रीज होगा तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? ऑटोमेटिकली यहाँ भी माइनस आएगा। एक सिर्फ x बढ़ रहा है तो x प्लस में रहेगा, y अगर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो y में माइनस लगा देना, खाली x प्लस रखना, y को माइनस रख देना। ये चेंज कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, है ना, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है उसके हिसाब से। तो क्या इस सवाल को इस पे कर सकते हैं। पहली जो दर दे रखी है वो दे रखी है 12% की, और जो दूसरी दर दे रखी है हमें वो दे रखी है 16% की। तो यहां से अगर मैं x+y ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाता हूं, तो पहला आएगा 12+16+12 × 16 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी, कितना आया, 12 और 16 ऐड किया आपने, 28 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 6 192 1.92, है ना। 192 आएगा, डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1.92 आ जाएगा, ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 29.92, 29.92, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो हमने कुछ भी नहीं किया। इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाइए। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, आप इसमें डायरेक्टली जवाब निकाल सकते हो। दिक्कत बस एक आती है, ये फॉर्मूला आप तब नहीं लगा पाते हो जब आपके मिक्स फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर यहाँ 12%, यहाँ तो बहुत प्यारा सा नंबर दिए गए हैं, 12 और 16 बहुत प्यारे नंबर दिए गए हैं, ईजी है कैलकुलेशन। अगर इसी की जगह मैं 12 1/3 दे देता, यहाँ 16 2/3 दे देता, तब मेरे भाई आपको दिक्कत हो जाती। तब सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करना बेकार रहता, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी, अननेसेसरी की कैलकुलेशन है। तो उस केस में हम क्या करते, 12
जो 12 1/2% होता है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और 16 2/3% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको सवाल में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बस ध्यान ये रखना है कि सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आप तभी लगाइए जब आपके जो परसेंटेज फॉर्म है वो बहुत नॉर्मल नंबर्स हो, है ना, जिन पे कैलकुलेशन करना इजी हो, यानी कि 20%, 25%, 30% ऐसी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए बेटा, अटेम्प्ट करिए एक बार सवाल को। बेटा ये सवाल भी बहुत आसान सा लग रहा है। क्या बोला गया है? एक आदमी अपने वेतन का 30% किराने के सामान पर खर्च करता है, अपने वेतन का 30%, ठीक है, और उसके पास 3500 शेष बचता है। तो अगर इनकम मान लेते हैं हम 100 है, तो उसमें से खर्च कितना है, यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्च कितना करेगा? 30%। 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई बचत यानी कि सेविंग कितनी बचेगी? 70 रेशियो बचेगी। अगर हम रेशियो में बात करते हैं या परसेंटेज की बात करते हैं तो 70% बचेगी, और 70% की वैल्यू दी गई हमें कितनी? 3500। बात समझ में आई? क्लियर है? ये इतना समझाना पड़ रहा है, बट आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पे 3500 बचत है, तो आपको ये डायरेक्टली लिखनी है, भाई ये बचत है, ठीक है जी। 30% क्या है? इसका खर्च है, तो आपको दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है 100 माइनस 30 यानी कि 70 उसकी क्या होगी? बचत होगी। तो 70% अगर बचत है, 3500 मतलब कितना है? 70% के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 70, है ना। 70% की वैल्यू अगर 3500 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 70। तो हमें इनकम निकालनी है, हमें क्या निकालना है? वेतन निकालना है। वेतन हमने कितना मानना है? हमेशा हम वेतन मानेंगे 100, क्योंकि इनकम से ही बाकी चीजें डिराइव हो रही है। एक्सपेंडिचर, खर्च या सेविंग हम हमेशा किस पे कंपेयर करते हैं? वेतन पे, यानी कि आय पे। तो आय जो बेस वैल्यू होती है उसको हम हमेशा 100 मानते हैं। जैसे आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ेंगे, उसके सवाल करेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे बेटा, है ना, क्रय मूल्य पे। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है कैलकुलेट, इसलिए हम वहां पे क्रय मूल्य को 100 लेते हैं। आपने देखा होगा सवालों में, तो हमेशा जो बेस वैल्यू है उसी को 100 माना जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 से कटेगा 50, और 50 इंटू 100, ये हो गया आपका 5000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल डिस्कस किए हैं हमने, और सिर्फ सवाल हल नहीं किए हैं, इसमें अप्रोचेस भी सीखी हैं, राइट अप्रोचेस क्या होंगी सवाल को करने की, और कुछ हमने क्वेश्चंस में ऑप्शंस अप्रोचेस भी देखी, जहां पे ऑप्शन का यूज करते हुए सवालों को जल्दी फास्ट वे में आप कैलकुलेट सॉल्यूशन को कर सकते हो, निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।